नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार को तगड़ा झटका दिया है। मोदी शाह की सीबीआई, मोदी शाह की ईडी, मोदी शाह के इनकम टैक्स बीते 10 सालों से देश में गूंज रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप बार बार केंद्र की सरकार पर लगते हैं और होता यह है कि इन सब के बाद भी इन संस्थाओं में जो शुचिता शुद्धता आनी चाहिए वो आ नहीं पाती है और हर बार मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है और वहां से फैसले होते हैं, वर्डिक्ट आता है। राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप, राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण, यह भी बार बार निकलता है, गूंज इसकी होती है। और जो संवैधानिक अन्य संस्थाएं हैं वे भी ऐसे ही कहीं ना कहीं आरोप के संदेह के घेरे में बार बार आती हैं, आरोप लगते हैं। लेकिन जो एक रास्ता निकलना चाहिए या जिस तरह की उम्मीद बनी रहती है कि शायद अब मामला कहीं पटरी पर आएगा, अब आएगा, लेकिन आ नहीं पाता है। पश्चिम बंगाल और केंद्र की सरकार के बीच अदावत किसी से छुपी नहीं है। और जहां से मैंने बात शुरू की कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को एक तगड़ा झटका दिया है, तो नेपथ्य में ममता बनर्जी सरकार और मोदी या केंद्र की जो एनडीए सरकार है, मोदी 3, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बची है, क्योंकि नंबर गेम सबको पता है कि 303 से 240 पर अटकी है भारतीय जनता पार्टी। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार एनडीए की ही सरकार की बात करते हैं, कहते हैं। तो जो ये मामला है, मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक वर्डिक्ट दिया है, हम चर्चा उसी पे करेंगे। और इसमें बताना ये भी चाहूंगा दर्शकों को कि जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला गया था, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप पश्चिम बंगाल सरकार का है और उसे लेकर वे कोर्ट गई हुई है। कोर्ट में आज सुनवाई जब हो रही थी और सुनवाई में दलीलें चल रही थी और केंद्र की सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं ये बतलाने के प्रयास में थी, उनके जो पैरोकार हैं, जो पैरवी करने वाले, वो ये कहीं स्थापित करना चाहते थे कि केंद्र की सरकार नेपथ्य में नहीं है, सीबीआई के अपने अधिकार हैं और सीबीआई जो स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्र है या नहीं है, ये सारा देश बीते एक दशक से देख रहा है। और जो केंद्र की इस मामले में अर्जी थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये जो है सुनवाई योग्य ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोहरा झटका है। और अभी इस मामले में अगली सुनवाई अगस्त माह में होनी है। संदेश खाली का जो एक मसला मामला है, जिसमें एक के बाद एक सीबीआई मुकदमे मामले दर्ज कर रही है, कुछ पुराने मामले हैं, करीब 1.25 मामले हैं जिन्हें लेकर बहुत सारी आपत्तियां पश्चिम बंगाल सरकार की रही हैं। और ये सब कुछ अकेले पश्चिम बंगाल नहीं झेल रहा है, जहां जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं वहां वहां इसी तरीके के नजारे हैं। और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि मोदी की वॉशिंग मशीन, यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला है या और भी ऐसे कोई मामले मसले हैं, यदि आप उस मोदी की मशीन में धुल जाते हैं तो आपको आगे जो होना चाहिए या जो दब जाता है मामला, उसमें कुछ नहीं होता। और यदि आप नहीं सुनते हैं तो फिर जो ये एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, ये शुरू हो जाती हैं और बार बार इसे लेकर टकराव के हालात बनते हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, सिलसिले चलते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ा एक खास पैनल, जो हमारी ये शाम 6 बजे की नियमित बहस होती है। हमारे साथ जुड़े हैं गौतम लहरी साहब हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं और विवेक देश पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बताऊंगा अपने दर्शकों को, बोलता हूं मैं जब ये शुरू करता हूं चर्चा की, आप लोगों को निरंतर, हमारे जो दर्शक है, आप लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, आप लोग बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, साफ साफ बात करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में दीर्घ अनुभव है, लंबा पत्रकारी जीवन है और अनेक सरकारों को आपने देखा है। और बीता है जो 1-1.5 दशक है, उस पर हम बार बार जो चर्चाएं होती हैं, आप लोग इनको देखते हैं। दादा, शुरुआत में आपसे करूंगा लहरी साहब से। जो पश्चिम बंगाल जिस तरीके से पीड़ित है, क्योंकि दादा वहीं से आते भी हैं और दीदी हैं जो निरंतर संघर्ष करती हैं, लड़ती हैं। और अभी हमने लोकसभा चुनाव 2024 भी देखा था, उसमें भी मुंह की खाना पड़ी। और अब ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो
वर्डिक्ट आया है, तो पहले तो वर्डिक्ट पे आपकी राय, और साथ साथ टकराव जो ये निरंतर बन रहा है, बनता चला जाता है, कैसे थमेगा, कैसे रुकेगा लहरी जी? देखिए कैसे थमेगा कैसे रोकेगा ये तो बोलना मुश्किल है। ये तो बंगाल का जनता ही बीजेपी को रोक रहा है, बार बार रोक रहा है। 21 में रोका था, अभी 24 में भी रोक दिया। तो जो बात देखिए, इतना दिन देश का जो परंपरा रहे है, जो कानून रहे है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, कि सीबीआई का तरफ से अगर कोई केस में दखल देना है तो वहां का राज्य सरकार का अनुमति आवश्यक है, जरूरी है। ये सीबीआई का जो एक्ट है, जिस एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसी जी जी। पार्लियामेंट ने दिया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कुछ कर सकते हैं, जब दिया है। कुछ मामला ऐसे भी है सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में हुआ है, निर्देश में हो रहा है। लेकिन जो एक तरफा सीबीआई जो कर रहा है, करने का जो उन्होंने जो इजाजत मांगने चले गए थे अकेला संदेश खाली के मसले के ऊपर, जिसमें इसके ऊपर एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा हुआ है कि देश का जो कानूनी व्यवस्था है, जिसको हम कहते हैं भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक तरह से फेडरल कंट्री है जिसमें स्टेट्स का एक पावर भी होता है। इसके हम 10 साल से देखा है केंद्रीय सरकार कोई स्टेट का पावर को कोई वैल्यू महत्व नहीं देते हैं। इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट की उसको सिखाना पड़ रहा है कि भाई कानून पढ़ के देखो क्या लिखा है। इसलिए आपका जो जरूरत नहीं है, जो केंद्र सरकार जो चाहते थे, वो बकाई एक्सेप्टेड नहीं होना है। रदर जो बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको राज्य का अनुमति लेना आवश्यक है, उसके ऊपर ही सिर्फ मुहर लगाया है। ये बात की बात है, फाइनल जजमेंट ये है नहीं है। ये तो बात की बात में जब अगस्त आपने अभी जैसे तो कहा, एक्सेप्ट अगस्त एक्सेप्ट हुई है, याचिका एक्सेप्ट सुनवाई की है। जो ये बंगाल का याचिका ही एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के साथ ये कहा कि जी हाँ। राज्य सरकार का बिना राज्य सरकार का अनुमति सीबीआई अपने आप नहीं जा सकती। सीबीआई का तो हम 10 साल से देखा है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से व्यवहार हो रहा है। खास तौर पे जहाँ पे विरोधी दल का सरकार है वहां पे ही होता है, और बाकी जगह पे बीजेपी का जो खास जो जगह है। अभी तो सबसे बड़ा कांड जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह के से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, इसके ऊपर तो कम से कम होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर तो सीबीआई दखल नहीं दे रहा है। तो ये उसके साथ जो है, उसके साथ कुछ नहीं होगा। उसके विरोध में जो है, उनको जो एक्चुअली भारत का राजनीतिक जो संस्कृति है, उसमें विरोधी दल को विरोधी दल माना जाता है, शत्रु नहीं माना जाता है। लेकिन इसका जो कार्रवाई हो रहा है कि उसको एनिमी, देश का एनिमी सोच के कर रहा है। कभी कभी तो कहा भी जा रहा है कि देश का एनिमी है, देशद्रोही है, ये सब वो लफ्ज यूज कर रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, ये पहले हो चुका था। हमने शायद संदेशकाली के ऊपर जो पहले भी चर्चा हुआ था, मैंने कहा था कि इस तरह का चीज जो हुआ है, जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर में हो रहा है, वो घटना जो अगर वहां पे कोई जाएगा उसको ये मिलेगा नहीं, वो गलत है। ये ऐसे कुछ कहानी नहीं है। वो तो देखिए, संदेशखाली का जनता ने अब तो लोकसभा चुनाव में उसका जवाब भी दे दिया। सारे ऐसे नहीं, सारे जो बीजेपी सोच रहा था कि सारे महिला वोट इस बार उसको मिल जाएगा, सारे महिला फिर भी अब तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दे रहा है। तो इसलिए जो महिला का जो वोट, जिसके ऊपर छेद करने के लिए जो बीजेपी ने को मुहिम चलाया था, वो नाकाम हो गया था। क्योंकि झूठ के ऊपर कोई मुद्दा बनता नहीं है, और झूठ के ऊपर कोई मुद्दा बना के आप किसी को आप उसको परास्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बंगाल की जनता इतना मूर्ख नहीं है, इतना मूर्ख नहीं है। उस आपने हमने सब देख लेते हैं। ये बात यही है कि ममता सरकार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। नाराजगी है, बहुत लोगों को नाराजगी है, बहुत उसका परफॉर्मेंस लेके नाराजगी है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दे। जब ये मसला आ जाता है ना, तब जो ममता बनर्जी सरकार का जो चूक है, वो जनता माफ कर देते हैं उसे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, अभी भी बंगाल का अगर कोई अखबार या वहां का टेलीविजन चैनल देखिए, लगातार ममता बनर्जी सरकार का आलोचना हो रहा है। लेकिन चुनाव के टाइम में वो दूसरी राय देते हैं। यहाँ पे कतई भाजपा को एंट्री देना नहीं है। तो इसलिए बार बार वो कोशिश करें। देखते आज का दिन और भी मुश्किल होगा भाजपा का। आज का दिन 4 विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उसमें 3 सीटों में बीजेपी जीते थे।
एक सीट तृणमूल का था। अभी ये देखना है चारों का चारों सीट तृणमूल को मिलता है कि नहीं, और बीजेपी का वोट प्रतिशत कहाँ जाता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़े। मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, आज चुनाव चल रहा है, बोलना भी नहीं चाहिए। मैं तो उस तरह का एग्जिट पोल नहीं है कि जो शेयर मार्केट को चढ़ा दूं, ऐसे तो है ही नहीं, शेयर मार्केट चढ़ेगा भी नहीं बाई इलेक्शन के कारण। उसके ऊपर भी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए था। जो लोकसभा पोल के देश में जो हुआ था, इतना शर्मनाक कांड जो हुआ है, एक दिन क्यों गैप रखा था एग्जिट पोल का चुनाव का नतीजा में? कारण वही फायदा लेने के लिए साबित हो चुका है, साबित हो किस पार्टी का कितना है। लोकसभा के चर्चा के दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोल दिया किस पार्टी को कितना फायदा हुआ शेयर मार्केट से, उस एग्जिट पोल से। जो एग्जिट पोल कर रहा है वो तो सुना है बाद में कि वो भाजपा सरकार का जो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो सब उसको ही मिलता है, और वो इस तरह का राय देगा। पहली बार देखा कि एग्जिट पोल वाला चुनाव के मैदान में सोशल मीडिया में भी आ चुका था और बोलना शुरू कर दिया था अपना नतीजा। थैंक गॉड भारत की जनता इतना मूर्ख नहीं है। भारत की जनता, यूपी के जनता, बंगाल का जनता तो सिर्फ नहीं, उत्तर प्रदेश का जनता भी उतना मूर्ख नहीं है कि इनका बातों में आ गया है। तो ये मेरा कहना है कि इनके ये सबक नहीं सीख रहा है। और आज दुर्भाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी भी जो विदेश में जाके बोल रहा है 2014 के पहले कोई भारत नहीं था। जी जी मतलब लोकसभा रिजल्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अभी भी बोल रहा है हम तीसरी बार जीते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हम इस बार घटक दल के साथ आए हैं। ये अपने श्रेय ले रहा है। उन्होंने पर्सनली कुछ पत्रकार को चिट्ठी लिखा, मैंने वो चिट्ठी का एक बयान किसी ने हमको भेजा, उसमें लिखा है कि हमने तीसरी बार जीता है। तीसरी बार कैसे? तो इसलिए इसके कारण मुझे नहीं लग रहा है कि सुधरेंगे। ये भारत का जनता जहां जहां चुनाव होगा वहां पे इनको सबक सिखाएंगे, ये मेरा मानना है। लोकसभा चुनाव का जो नतीजा का कंटिन्यूटी रहेगा आगे भी। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जनता से ही शायद बाज आएंगे, और लगता नहीं है कि देखिए बार बार कोर्ट ये वर्डिक्ट आते हैं, और जो हम अतिक्रमण की बात करते हैं, हस्तक्षेप की बात करते हैं, कि जब राज्य की सरकार के की अनुमति ही नहीं है, अनुशंसा नहीं है, या वो उसके लिए तैयार नहीं, बावजूद इसके सीबीआई का इस तरीके से जाना वहां, और फिर ये होना कि वो स्वतंत्र है, लेकिन निकल कर यही आता है कि कहीं ना कहीं केंद्र का इशारा पीछे होता है, यानी कि कंधा जो है वो संवैधानिक संस्था का, और बंदूक जो है वो केंद्र की। संजीव सर, आपका ये बहुत बहुत स्वागत करूंगा, संजीव चंदन साहब का। मैं चलूंगा विवेक जी। विवेक जी, ये जो संविधान की बार बार बात होती है, और संविधान का ही जो जिसमें निहित है शक्तियां, उनका मिसयूज, और फिर कोर्ट का बार बार हस्तक्षेप करना, कोर्ट को ही करना पड़ता है, खुद से नहीं, ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई। जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी अपना पूरा का पूरा शायद विवेक ही खो दिया है। क्या कहिएगा सर? विवेक सर, अनम्यूट कीजिएगा सर। जी जी। जैसा अभी मुझसे पहले विवेक जी से विवेक होने पर आप सवाल करेंगे तो कहेंगे क्या, सो बताइए। मैं कहीं खोया नहीं हूँ, मैं अपनी जगह कायम हूँ। विवेक जी से मैं राय मांग रहा हूँ, केंद्र द्वारा विवेक खोने पर या संस्थाओं द्वारा विवेक खोने पर। तो नरेंद्र मोदी सरकार का रवैया हमने पिछले 10 साल में जो देखा है, उसमें हम करे सो कायदा, ये है उनका रवैया। मतलब वो किसी कानून की जब वो बात करते हैं तो वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होती है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब जब उनको अनुकूल हो तब कानून, और जब उनको अनुकूल न हो तब कानून की धज्जियां उड़ा देना, ये हमने देखा है। कानून सिर्फ अपोजिशन के लिए है, और उनके जो लोग हैं उनके नेता है, उनके एमपी, उनके एमएलए, उनके लिए कोई कानून नहीं है। इस तरह का व्यवहार हमने उनका हमेशा ही देखा है। हमने लखीमपुर खीरी में देखा कि उनके केंद्र के एक मंत्री के बेटे का इन्वॉल्वमेंट जिसमें बताया जा रहा था, उसमें 5 किसानों की रौंद कर उनको गाड़ी के नीचे कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह की कई घटनाएं हुई है, हमने देखा है। हाथरस में क्या हुआ ये हमने देखा है। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हुई है, जहाँ पर उनके घरों पर बुलडोजर्स वगैरह चलाए गए हैं,
उनकी जो लिंचिंग हुई है उस केस में मतलब यहाँ तक ये और इनका इकोसिस्टम यहाँ तक बात आगे हमने जाती हुई देखी है कि कठुआ जैसी घटना पर इनकी एक समर्थक पत्रकार है, किताब लिखती है कि कठुआ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और ये सारा हिंदू समाज को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। इस हद तक ये सारा मतलब ये सिर्फ सरकार अकेली इस प्रोजेक्ट में शामिल है ऐसा नहीं है, इनका पूरा जो सपोर्ट बेस है वो भी पूरी तरह से इसमें लगा है। मतलब आप देखिए अभी राहुल गांधी ने जो कुछ भी पार्लियामेंट में कहा उसके बाद कहीं मैंने ट्वीट पढ़ा, महाराष्ट्र के कोई बीजेपी का नेता है, स्पोक्स पर्सन है ऐसा बताया जाता है, उसके ट्विटर हैंडल पे आया है, एक वीडियो चल रहा था जिसमें किसी मंदिर की सीढ़ियों के पहले नीचे राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई थी और सारे लोग उसके ऊपर पैर देकर सीढ़ियों पर चढ़कर मंदिर में जा रहे थे और वो जो तथाकथित जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का वो कह रहा है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव महाराष्ट्र के कई मंदिरों ने लिया है। ऐसा मतलब इस हद तक इनके लोग अब जो पैर देकर जा रहे हैं, राहुल गांधी की तस्वीर पर पैर रखकर आगे जा रहे हैं, वो लोग भी इनके इकोसिस्टम में शामिल है। वो ये नहीं सोच रहे कि ये गलत है। जब हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो एक शुद्ध अंतःकरण से जाना चाहिए। वहां पर इस तरह की राजनीति को हमने किसी भी तरह से प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये वो जो मंदिर में जाने वाला तथाकथित भक्त है वो भी नहीं सोच रहा है। तो सारे मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। सिर्फ मोदी उसमें शामिल है ऐसा नहीं, उसमें सारे लोग शामिल है। मोदी है, उनके एमपीज है, उनके मंत्री हैं और उनके समर्थक हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनके ऑफिस बियरर्स है पार्टी के, सारे मिलाकर इस हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को चला रहे हैं जहां पर लोगों को अनफेयरली टारगेट करना। अब महाराष्ट्र में देखिए रिसेंटली, अब जहां तक ये केंद्रीय जांच एजेंसी का सवाल है, हमने देखा है महाराष्ट्र में कई जगहों पर किस तरह से जो बीजेपी में लोग आए हैं उनके ऊपर केसेस एक तो ढीली पड़ गई या फिर विड्रॉ कर लिया है। रिसेंटली महाराष्ट्र में हुआ है, वो जो रविंद्र भाईकर चुनकर आए थे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से, उनके खिलाफ का जो मामला है ईओडब्ल्यू का, वो गलत फहमी से उनके खिलाफ चलाया जा रहा था, ऐसा बोलकर उस मामले को वापस लिया गया है। मतलब देखिए बेशर्म की हद कितनी है, यानी हारने के बाद भी ये सुधरे नहीं है, ये बिल्कुल उसी तर्ज पर इनका चल रहा है आगे काम। हार गए हैं और जिन कारणों की वजह से हारे हैं उसमें एक कारण ये भी है कि जिस तरह से इन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया है वो भी लोगों को पसंद नहीं है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में ये मुद्दा उनके खिलाफ बहुत स्ट्रांगली उनके खिलाफ ये मुद्दा गया। उसके बावजूद हारने के बाद तुरंत उन्होंने इस तरह का उदाहरण फिर से एक बार प्रस्तुत किया कि वो नहीं सुधरेंगे, वो अपना तरीका नहीं बदलेंगे। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, देखिए पश्चिम बंगाल में एक बहुत स्ट्रांग केस बनता है, केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन करने का एक स्ट्रांग केस बनता है, क्योंकि जिस तरह का वायलेंस पश्चिम बंगाल में होता है, संदेशखाली में जो हुआ उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स भी आए हैं, फिर कोई उसमें कुछ फोन कॉल्स की डिटेल्स भी आया जिसमें एक दूसरे को बता रहा है कि भाई ये तो हमने एक मनगढ़ंत केस बनाया है, इस तरह के आदेश आए थे, इस तरह के वीडियोस या फिर ऑडियोज भी आए हैं। तो संदेशखाली में जो हुआ वो पूरा सच था ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी ऐसा भी नहीं है। हमने रिसेंटली पश्चिम बंगाल में देखा है कि एक न्यूली मैरिड कपल है, नवविवाहित दाम्पत्य को किस तरह से कोड़े से मारा जा रहा है, वो जो कांगारू कोर्ट वहां पर हुआ। तो क्या क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, मतलब ममता बनर्जी हो गई तो उनको क्लीन चिट देना चाहिए ऐसा नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आप जो है, आप जब केंद्रीय जांच एजेंसियों को छोड़ते हैं पश्चिम बंगाल में, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपकी क्रेडिबिलिटी भी जीरो है। आप जिन पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुकाबले में आपका रिकॉर्ड क्या है? आप तो केवल किसी अपोजिशन को, जिस तरह से जैसे संघ प्रमुख ने भी इनको बोला है कि आप अपोजिशन को प्रतिपक्ष मानिए, उनको दुश्मन मत मानिए, ये एक तरह से इनडायरेक्टली कह भी दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इंप्रेशन सिर्फ मोदी के विरोधकों का है, उनके अपने जो लोग हैं उनका भी ये इंप्रेशन है, संघ का भी ये इंप्रेशन है। हम लोग कहते हैं ठीक है, हम तो मोदी के ऊपर हमेशा टीका करते हैं, इसलिए हमारी बात को उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी।
लेकिन संघ प्रमुख भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के साथ में इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, वो भी बता रहे हैं। इसका मतलब आपके खिलाफ सिर्फ आपके विरोधक नहीं, तो आपके अपने लोग भी आपके खिलाफ अभी इस तरह की बातें करने लगे हैं। तो आप जब किसी दूसरे राज्य में जहां पर बीजेपी का शासन न हो, गैर बीजेपी सरकार जहां हो, वहां पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो आपके ऊपर हमेशा ये सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। इस मामले में आपने जिस तरह से दुरुपयोग किया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को आपने 2-2, 3-3 महीने से जेल में बंद रखा है, एक मुख्यमंत्री तो 4-5 महीने के बाद उनको बेल मिल गई, एक मुख्यमंत्री आज भी अंदर है और उनको आपने एक्यूज भी नहीं बनाया है। एक्यूज ना बनाते हुए आप उनको जेल में, और कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपने 3-3, 4-4 साल से, भीमा कोरेगांव में तो विदाउट ट्रायल 6-7 साल से वो लोग अभी जेल में हैं। और ये सारी आपकी जो तथाकथित केंद्रीय जांच एजेंसियां है, वो किस मर्ज की जगह, वो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? तो आप जब इनको छोड़ते हैं किसी ऐसे राज्य में जहां पर आपकी सरकार न हो, जानबूझकर आप उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का इंप्रेशन बनता है। उस इंप्रेशन के लिए जिम्मेदार आप ही है, क्योंकि दुरुपयोग तो आपने उदाहरण कई प्रस्तुत किए हैं दुरुपयोग के। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को परमिशन राज्य सरकार ने नकार दी है कि भाई हम आपको बगैर स्टेट गवर्नमेंट को पूछे आप वहां पर कार्रवाई नहीं कर सकते, इस तरह का अगर कानून में प्रावधान है और पश्चिम बंगाल ने उस कानून के प्रावधान का इस्तेमाल किया है, तो आप अपने आप जाकर वहां पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, किस अधिकार से? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भाई इसको कहा कि जो पश्चिम बंगाल की याचिका है वो मेंटेनेबल है, मेंटेनेबल शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको खारिज करने का इन्होंने। तो ये आप केवल बदले की भावना से, आपको कोई न्याय से लेना देना नहीं, न्याय का आपका कोई लेना देना नहीं है। और संविधान को जिस तरह से आपने ताक पे रखा है, और संविधान बदलने की भी बात की आपने, मतलब सिर्फ संविधान को ताक पर नहीं रखा है, तो आपने बदलने की भाषा की, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद भी आप इसी तरह के व्यवहार में लिप्त है। इससे आप और भी क्या कहते हैं उसको, और भी आपको नुकसान होगा आने वाले समय में। 3 राज्यों की चुनाव है, महाराष्ट्र में आप फिर से वही कर रहे हैं। 3 राज्यों के चुनाव में अगर पूरी तरह से आपकी हार हो जाती है, तो आप खुद ही उसके लिए जिम्मेदार है, ये आप कब समझेंगे? लेकिन बिल्कुल क्या है कि वो कुत्ते की पूंछ जैसी हालत है, ये नहीं सुधर सकते, क्योंकि उनकी फितरत ही नहीं है। वो इसी तरह के बने हैं मोदी, वो कभी सुधर नहीं सकते, कभी बदल नहीं सकते। हमको जो लगता था कि इस सोबरिंग इफेक्ट कुछ उनके ऊपर होगा इस इलेक्शन से, वो सोबरिंग इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये फिर एक बार साबित हो गया है। बिल्कुल फिर साबित हुआ है, वो नहीं सुधर सकते हैं। और हमारे एक दर्शक हैं प्रकाश बाबू, जो हमें देख रहे हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि भाई दर्शकों को भी थोड़ा सा आप शुमार कर लिया करें, शामिल कर लिया करें। जो आप विवेक सर बात करें, वो भी यही कह रहे हैं कि मोदी की डीएनए में ही नहीं है कि वो अपनी गलती माने। प्रकाश जी, धन्यवाद करूंगा आपको। हम निरंतर चीजों को लेते हैं, देखते हैं, और अब सवाल तो हमारे होते ही होते हैं। संजीव सर, आपके पास जाता हूँ। प्रदीप जी के पास जाने के पहले, जो बात अभी हो रही है, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या अन्य संवैधानिक संस्था है, वो उन सूबों को नहीं देखती जहां डबल इंजन है। दूसरा इंजन भी वो उसी का है, जो केंद्र का पहला इंजन, और दूसरा उसी का है भारतीय जनता पार्टी है। उसके जो एनडीए से जुड़े अगर दल है, कोई घटक दल है, तो वहां नहीं पहुंचता है। और ये जो ममता बनर्जी या और भी ऐसे सूबे हैं जहां निरंतर, अभी हमने देखा कि वो झारखंड में तो वो कह रहे थे कि नहीं ठीक है, जमीन खरीदी नहीं गई थी, खरीद ली जाती यदि हम नहीं करते। कहीं कोई शर्म, कहीं कोई लिहाज, और कोई जो कानून कायदा नियम किसी से लेना देना नहीं। और फिर इसीलिए बार बार आपको मुंह की खानी पड़ती। और आप जब इतनी करारी, आपको एक 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना एक तरीके से करना पड़ा, जो आप कह रहे थे 370 या उसके पार 240 पे लाके टिकाया, लेकिन आप बाज नहीं आ रहे हो। आपकी प्रतिक्रिया सर, संजीव सर? मतलब झारखंड में उन्होंने, ईडी ने क्राइम होने से रोक दिया। यस। और जो क्राइम घटित नहीं हुआ, उसके आरोप में एक व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया, जेल में डाल दिया, और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है। इससे ज्यादा बड़ा हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है झारखंड में? और अभी भी इतने अच्छे फैसले को चुनौती देने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, झारखंड वाले फैसले को लेकर। तो ये तो बहुत सीधा सीधा और स्पष्ट है सर। पंजाब का जो अनिल मसीही, आज एक तस्वीर देख रहा था, वो म्युनिसिपल काउंसिल में वहां बैठे हुए हैं। अब बताइए कि ये पूरे लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं,
वो सब इन तस्वीरों से ध्वस्त होती है। जिसके बारे में सीजीआई ने कह दिया कि इस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो व्यक्ति अभी भी रिप्रेजेंटेटिव बना वहां बैठा है, उसे तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन उसको सुविधा प्राप्त है कि वो बीजेपी का है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, किसी तरह की कोई जांच। सीधा सीधा डिवीजन तो ये बना हुआ है कि जो विपक्ष में है वो 24 कैरेट होना चाहिए, 23 कैरेट का है तो उसको जो है 1 कैरेट का सिद्ध करके उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और जो पक्ष में है या जो आने वाला है, आने की पॉसिबिलिटी में है, किसी तरह से मदद कर रहा है, तो वो किसी भी तरह का व्यक्ति, वो तो सीधा सीधा सिद्ध हो चुका है। उससे भी ज्यादा दुखद 10 सालों में जो हुआ है वो ये है कि जो दूसरी एजेंसियां ठीक ठीक जांच पर पहुंच रही होती हैं, उस वक्त सीबीआई इंटरफेयर करती है और जांच का कवाड़ा कर देती है। उस वक्त वो बीजेपी के फेवर में मोदी जी के फेवर में, सरकार के फेवर में काम करती है। ये काम दिल्ली पुलिस करती है और ये काम सीबीआई करती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। महाराष्ट्र की पुलिस जब महागठबंधन की वहां उसकी सरकार थी, हमारे यहाँ महागठबंधन कहलाती है, और वहां शायद विवेक जी महाविकास अघाड़ी, महायुति और अघाड़ी, हाँ, महायुति एनडीए वाले हैं और एमबीए महाविकास अघाड़ी जी, तो उनकी सरकार थी। उस वक्त याद होगा बहुत चर्चित सुशांत केस, काम बढ़िया हो रहा था, पूरे देश में उन्माद फैला दिया सीबीआई ने, खबरें देना और उसको ये करना और उसको टेक ओवर कर लेना। जो अच्छी दिशा में जांच विपक्ष की सरकारें कर रही होती हैं, ये पहुंचती है तो ये ज्यादा, और उससे बड़ी बात है कि वो विपक्ष पे आप हमला करते हैं और पक्ष को लेकर के ये करते हैं। इस देश ने देखा इसी सरकार के दौरान क्या हुआ, सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी आपस में कैसे संघर्ष करते हैं, किस तरह से एक तीसरी एजेंसी का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से कलकत्ता के जो कमिश्नर थे उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, वो सब लोगों ने देखा है। उसी वक्त ये इन्होंने जो लाया था, जो विड्रॉ किया था ममता बनर्जी ने, जो परमिशन विड्रॉ किया था, वो उसी वक्त हुआ था, और ये बहुत सोच समझ कर किया गया था। मुझे लगता है हो सकता है ऐसी स्थितियों के, जब सीबीआई एक्ट बना तो ऐसी स्थितियों की कल्पना करके ही कहा गया कि स्टेट का, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप एक मुख्यमंत्री को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से जब राय नहीं लेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। पूरे देश में एक मैसेज दे रहे हैं कि बस एक ही पवित्र व्यक्ति है जो इस देश का हित करना चाहता है, वह है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री भी नहीं, उस पद की भी बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये स्थिति हो गई है। हालत ये हो गई है कि किसी भी संस्था, धर्म संस्था में भी नरेंद्र मोदी विहीन राम भी गड़बड़ है, नरेंद्र मोदी माइनस अयोध्या गड़बड़ है। आपने देखा कि किस तरह से ट्विटर पे अयोध्या वासियों को गालियां दी गई, वहां से चुनाव। तो किसी भी संस्था के ऊपर एक सुप्रीम तरीके से पिछले 10-20 सालों से काम करने का, तो धर्म वर्म में ये करे अच्छा है, राम की जगह मोदी आ जाए, मोदी की जगह राम हो जाए, मुझे पर्सनली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है, राजा कई बार विष्णु के अवतार, विष्णु पंथ ही वैसा रहा, उसका व्याख्या आगे चल के वैसा ही हो गया, तो उधर होता है। लेकिन लोकतंत्र की संस्थाओं के साथ ऐसा होता है तो वो पीड़ा होती है, क्योंकि जो हासिल है 70 साल में, वो इन लोकतंत्र की संस्थाओं की ताकत के साथ ही है। आज देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है, और आज बहुत बड़ी घटना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी 125 को मेंटेनेंस एक्ट, जो मुस्लिम महिला मेंटेनेंस एक्ट 1986 है, उसके ऊपर वरीयता दी है, और मुस्लिम महिलाओं को भी आज जो है मेंटेनेंस का राइट मिला है। तो कैसे संभव हुआ? ये एक लोकतंत्र का एक संस्था जीवित है जिसने ये काम किया। तो कुल मिलाकर के ये है बड़ा सवाल कि ये सबको एक पालतू ही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि इवन जैसे प्राइम मिनिस्टर के भीतर भी लाना, तो वो वहां पर एक डिबेट चलता कि जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है वो मसला ही नहीं है, ये सीधे एक व्यक्ति में सारी चीजों को सिमटा देना चाहते हैं। वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी और उसकी छाया अमित शाह। संजीव सर, आप म्यूट हो गए। प्रदीप सर, आपने सभी को सुना? हाँ, नहीं प्रदीप सर, आप आवाज पहुंच रही शायद है ना? आपने सभी को सुना जो बात अभी संजीव सर ने भी कही, पहले भी कही गई, कि जो आपने टोटली एक उसको हथियार जो बना के रखा, और दूसरा जो अभी कहा वो मसीह, अनिल मसीह की बात की। हम तो निरंतर देख रहे हैं सर कि आप जो लोकसभा में गाली देते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है, तो उनकी शैली ही यही है।
दुरुपयोग ही उनका सिर्फ दुरुपयोग करना और कैसे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, और यही कुछ हो रहा। तो ये जो संस्थाएं हैं स्वयं जो संवैधानिक और जिनका भय डर एक होता था, इन्होंने क्यों अपना एक, फिर मैं विवेक का अगर बात करूंगा तो फिर वो संजीव से कहेंगे विवेक की आज बहुत बात करें कि इन्होंने भी अपने विवेक को दरकिनार कर दिया, एक तरफ रख दिया है, कोई लेना देना नहीं है। आप केवल इशारों पे काम करते रहिए, बदनाम होते रहिए, देश को बदनाम करते रहिए। प्रदीप सर, विवेक रहता है तो विवेक को किनारे किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस सरकार प्रधानमंत्री में मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कहता रहा हूं आपके यहाँ, विवेक नाम की मैंने चीज नहीं देखी, चाहे रैली में भाषणों के जरिए, चाहे नीतिगत फैसलों के जरिए, चाहे एग्जीक्यूटिव फैसलों के जरिए। मैं इस प्रधानमंत्री में पिछले 10 साल में लगाए मुजरा से लेके ऐसे स्टेटमेंट को लेके, या जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट को तोड़ के खरीद फरोख्त करके सरकारें बदली जाती रही उत्तराखंड से लेके महाराष्ट्र तक, मैंने कहीं भी विवेक नाम की चीज इस लोकतांत्रिक प्रणाली में इस सरकार को इस्तेमाल करते नहीं देखा। इसलिए विवेक की तो यहाँ बात ही नहीं है। रहा मोदी के कामकाज पे जो बोल रहे थे संजीव जी और लोग, ये अब घिसी पिटी बात, वरना माफ कीजिएगा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो कुछ कहना मैंने जैसे दिया दिखाना सूरत इतना इनका बढ़ गया है कि अब ये सब बात करना जैसे लगता है कि हम एक आदमी को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी मरा हुआ है। मुझे प्रधानमंत्री के विवेक के वापस लौटने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। चाहे जुडिशरी बोले, चाहे जनमत आए, जनता का मत जो लोकतंत्र के जरिए आया, इस बार हारे हैं उसके जरिए आया, मुझे कहीं कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन मुझे आज के फैसले पे, फैसला नहीं है ये, याचिका पे डिसीजन है अभी, लेकिन याचिका को मेंटेनेबल बना के उसको सुनवाई के लिए एक्सेप्ट करके एक बड़ा फैसला है। और दूसरा बड़ा फैसला मेरी दृष्टि इधर है कि इसमें फैसला क्या आता है 13 अगस्त को जो आखिरी सुना है, उसके बाद फैसला अभी नहीं आएगा, उसके बाद भी रिजर्व करेंगे फैसला। जी। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में सीबीआई एक बहुत बड़ा कांटा बनी हुई बहुत दिन से, ये पहला मामला नहीं है। इवन चंद्रबाबू नायडू जब बीजेपी के खिलाफ थे, वो जितनी भी अपोजिशन गवर्नमेंट सरकार रही है, उन्होंने सीबीआई के इस दखल को लेके कई बार पंजाब, झारखंड, इवन 2011 में आपके यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने सीबीआई की दखल को लेके जो है केस किया कोर्ट में। ज्यादातर कोर्ट केसेस में वो हार गए, सेंटर हावी रहा। इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले भी जबरदस्त रहे हैं। जैसे इस केस में भी वेस्ट बंगाल का जो फैसला 4 दिन 5 दिन 7 दिन पहले जो है, वो भी उसी के बाद तो ये सब नाटक शुरू हुआ। जी। उसकी उन्होंने सीबीआई को रिपोर्ट बनाने को कही हाई कोर्ट ने, उस रिपोर्ट के आधार पर ये सारा कुछ मामला हो रहा था। अब इन्होंने कहा है कि हम मेंटेनेबल इस पर सुनवाई करेंगे। अगर इस पे कोई डिसीजन, कोई सही डिसीजन आ जाता है, क्योंकि मेन सवाल इसमें यह है कि राज्य सरकार की अनुमति के बगैर सीबीआई को कैसे इस्तेमाल कर सकती है राज्य के जुरिडिक्शन में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बड़ा क्वेश्चन है। जो डीएसपी एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये 1946 का है सर। उसके सेक्शन 6 के तहत, जिसको कोर्ट भी किया सुप्रीम कोर्ट के जज ने, बिना सहमत के राज्य सरकार के सीबीआई कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकती है स्टेट जुरिडिक्शन में, बिना उस पर्टिकुलर स्टेट की। प्ली यही लिया तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 2018 को, जो सहमत हमने दी थी वो सीबीआई के दखल की, उसको हमने हटा दी है। अब उसके बाद जो है ये नहीं कर सकते। तो कंटेंशन यही है कि क्या बिना स्टेट गवर्नमेंट के अनुमति से सीबीआई दखल दे सकती है? क्योंकि आप लगातार जो अभी तक बातें हो रही हम लोग कर रहे थे 10 साल से लगातार, जो है वो सीबीआई और ईडी जब चाहे तब आपके घर में बिना खटखटाए ताला तोड़ के चली आएगी किसी की स्टेट में, और इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाए, फिर भी केस हो रहा है। अगर ईडी छोड़ दी किसी को तो केजरीवाल को फिर सीबीआई पकड़ के अंदर कर रही है। तो इस तरह का जो इस्तेमाल हो रहा है वो फेडरल, अच्छा मजे की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तुषार मेहता ने ये प्ली दी
कि अगर आप मेंटेनेबल इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। वास्तव में फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट इसी से की जो सीबीआई जा रही है। तो आपका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है कि फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि भाई सीबीआई आप कहते हैं स्वतंत्र है, इन्होंने प्ली लिया स्वतंत्र है। स्वतंत्र माने क्या सरकार के अंदर में, डीओपीटी के अंदर में है? डीओपीटी सरकार के अंदर में नहीं है। मतलब ये बच्चों की तरह, और वो कर रहे हैं, सब जा रहे हैं। सीबीआई की नियुक्ति 3 के 3 आदमी करते हैं, लेकिन बाकी नियुक्तियां कैसे होती हैं? सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री डीओपीटी इसको गवर्न करती है। होम मिनिस्ट्री बैक पर्दे के पीछे थे, डीओपीटी कानूनी तौर पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी गवर्नमेंट में सीबीआई का, इस गवर्नमेंट ने 2-3 चीजों का उपयोग बड़े नंगई के बेशर्मी के हद तक किया है, ईडी का और कुछ का। सीबीआई का इस्तेमाल पहले भी होता रहा, इसलिए तो 96 में एक्ट आया कि सीबीआई कैसे हटाएगा प्रधानमंत्री के दायरे से, गृह मंत्रालय के दायरे से हटाया गया। अब मुझे लगता है कि ये जो सब चल रहा है, मतलब आप जो ये बात कर रहे हैं, अयोध्या में देखिए क्या, मतलब बहुत भयानक स्तर पे ये सारे चीज हो रहे हैं। आज एक्सप्रेस में रिपोर्ट निकली है, अयोध्या के आसपास की जितनी जमीनें हैं उसकी कुछ लिस्ट छपी है, जिसमें जिसका नाम ले रहे थे विवेक जी, वो लखीमपुर खीरी का सांसद, जिसका बेटा, उसकी भी जमीन है, और अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम की भी जमीन है, कितने आईपीएस अफसर की जमीन है। वो जैसे पेरीफेरी रीजन जो गोडा बस्ती का है, वहां तक वो जमीनें खरीद ली गई है, 18-18 एकड़, 2-2 हेक्टेयर, 3-3 हेक्टेयर तक फार्म हाउस बनाने के लिए। प्रदीप सर वो आप जो कह रहे हैं, हम थोड़ा सा उसमें शायद विषयांतर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो है मसला मामला। हम तो एक चीज और भी देखिए, आज जब ये ईडी की जो आप बात है, ईडी ने आज वो आप पार्टी को पूरी की पूरी आप पार्टी को उस पे वो बना लिया है, उसको दर्ज कर लिया है मामला की 29 जो वो जो 100 करोड़ वाला जो मसला मामला, उसमें उन्होंने करा है कि इनके थ्रू गया है पैसा, पार्टी के थ्रू गया है, कर लिया है। वो तो दुरुपयोग, मिसयूज तो पार्टी का नाम, पैसा ट्रेस नहीं किए अभी तक, पैसा ट्रेस नहीं किए वो, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन केस मतलब केजरीवाल का पैसा कैसे पहुंचा, केजरीवाल के पास पैसा कैसे आया, ये इसका कोई ट्रेस नहीं है, उसको जेल में बंद किए हुए नहीं। तो मतलब वो आप जो आशंका थी कि अब आप पार्टी निशाने पे होगी, उसको जो मान्यता और उसको जिस तरीके से करना है वो कर रहे हैं वो लोग, उनका कोई आप कितना नहीं, आप एक चीज और संजीव जी पता लगा लीजिए, आप संजीव जी एक चीज, ईडी ने जो पिछले 5 साल में केस किया है, कितने मुकदमे दर्ज किए हैं, कितने % केस जो है वो कन्विक्शन छोड़िए मुकदमे के लेवल पे आया है, आपको पता चल जाएगा कितना पॉलिटिकली ये ईडी को चलाया जा रहा है, इसी से पता चल जाएगा। कितने केस अपोजिशन पार्टी के खिलाफ है, कितने केस जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ है। पॉलिटिकल यूज ऑफ सेंट्रल पावर अगर सीखना है तो अमित शाह और मोदी से कोई भी तानाशाह सीख सकता। इन लोगों ने जिस तरह यूज किया, और माफ कीजिएगा, मतलब जजेस भी माफ मुझे करेंगे, जुडिशरी का रोल भी इस 10 साल में जो है क्वेश्चनेबल हो गया। ये इन लोग की गलती से हुआ, पॉलिटिकल गलती से हुआ कि उस पर भी क्वेश्चन उठाने लगे हैं लोग। जैसे हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल में हाई कोर्ट जिस तरह कर रही थी, राज्यपाल को आज तक किसी चीज से मतलब नहीं होता था। राज्यपाल उसी तरह राज्य सरकार के बिना पे अपना अभिभाषण देता है, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना पे राष्ट्रपति अपना भाषण देता है, और राज्यपाल इनकार कर रहा है कि नहीं साहब, हम हमारी सरकार नहीं कहेंगे और हम इस तरह भाषण नहीं देंगे। अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरवेंशन कम से कम इस मामले में, क्योंकि ईडी, सीबीआई और कानूनी एजेंसियों पे अगर कंट्रोल हो जाता है, या ये जो फिसल गई हैं इनको मतलब फिसली हैं, कंट्रोल तो था ही, फिर से रास्ते पे आती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक चीजें संभलेंगी। बाकी जनता तो है ही जी। बिल्कुल प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं। हमको उम्मीद आज शायद कोर्ट से ही है, कोर्ट शायद जिस तरीके से अब ये शुरुआत हुई और उन्होंने सेंट्रल की याचिका को जो खारिज किया, उन्होंने कहा है ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, सीधे सीधे उसको खारिज कर दिया है। तो कहीं है कि ये शायद जो आने वाले वक्त में जो भी होता है, अगर इसमें वर्डिक्ट आता है प्रॉपर, तो शायद ये इस तरीके का हस्तक्षेप रुके, और जो अधिकार प्राप्त है राज्य को कि उसकी कम से कम सिफारिश 4 तरीके से हो सकता है, जो केसेस है कि केंद्र सरकार स्वयं आदेश दे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करे, या राज्य सरकार की सिफारिश, और पब्लिक यदि डिमांड हो उस पर भी सरकार या कोर्ट की तरफ से आए। लेकिन कोई एक चीज और
सेंट्रल गवर्नमेंट को इजाजत उस समय है स्टेट के जुरिडिक्शन में जब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अफसरों के करप्शन का केस हो, जी भ्रष्टाचार का केस हो, इस तरह के केसेस में इजाजत है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ आपने जो राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल तो दफ्तर की तरह, पार्टी दफ्तर की तरह काम वहां से होते हैं। मैं अंतिम चरण में दादा सभी से एक छोटा सा सवाल करूंगा और उस पर सभी से प्रकट राय चाहूंगा कि जो डिटोरिएशन है, डिटोरिएशन ने इन संस्थाओं को जिस तरीके से, देखिए ईडी के लोग रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, सीबीआई हमारे मध्य प्रदेश में अभी हुआ, पूरा एक रैकेट चलाना शुरू कर दिया था, जांच उनको सौंपी और वो पूरा तो दादा ये जो है ये हो रहा है दादा। मैं लहरी जी शुरू करता हूं, शायद जो ऊपर से चल रहा है भाई, रिपोर्ट तो अल्टीमेटली करते तो सरकार को ही है ना, ये स्वतंत्र कहां से हो गए? जो डीओपीटी की बात की उन्हीं, और डीओपीटी किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास है, या जो डीओपीटी डिपार्टमेंट उसके पास है जो सेंट्रल में इसको जिम्मेदारी। दादा ये जो ये हो रहा है टोटली, क्या कहेंगे? ये डिटोरिएशन इसीलिए कि आपने जिस तरीके से उसका मिसयूज करने लगे हैं, तो वो भी अपने आप को, क्योंकि एक भय था, डर था इन संस्थाओं का, सब कुछ खत्म है। एक्चुअली यही होता है जब देखा जाता है कि जनता का समर्थन नहीं है, तो इस तरह तब कैसे सरकारी संस्था को इस्तेमाल करके जबरदस्ती एक शासन चलाया जाए, जो हम सिर्फ भारत में ही नहीं बाकी हम दुनिया के बहुत देशों में देखा है। पहला कहानी भी है जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप या जैसे चलते हैं, उसमें कोई नहीं मानता है, जबरदस्ती तो करते हैं, थोपते हैं। लेकिन वो प्रदीप जी ने जो बात कहा, अच्छा उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ईडी के मामले में इधर मैंने जो देखा, पहले तो ईडी है गिरफ्तार करते हैं, नहीं तो उसको इंटरोगेशन होता है और उस टाइम थ्रू सूत्रों के मुताबिक मीडिया को कुछ खबर दिया जाता है। एक तरह से चरित्र हनन हो रहा है। बहुत दिनों के बाद देखा जाएगा जो क्लीन चिट शायद मिल जाएगा जिसके ऊपर वो आरोप लगाया। लेकिन जब तक ये कब होता है, खास तौर पे जब चुनाव होता है, चुनाव के पहले ये इस्तेमाल किया जाता है एजेंसीज को। ये कुल मिला के हमने यही देखा कि इसमें इस तरह का कोई एक रोक होना चाहिए, ताकि इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना चाहिए। इस सूत्र के मुताबिक जो खबर दे रहा है वो ईडी को लिख के क्यों नहीं प्रेस रिलीज जारी करके बोलना चाहिए? क्यों सूत्र के मुताबिक खबर दे रहा है एक नेता के खिलाफ, जिसके बारे में जनता का मन में भ्रम पैदा करना? भ्रम पैदा होता है, ऐसे नहीं है। दूसरी बात, आपने और एक बात जो लकीली रेफर किया है प्रदीप जी ने, राज्यपाल। अब देखिए बंगाल का तो एक कहानी, तो आज का तो एक कहानी जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, और सही राहत मतलब दुर्भाग्य की बात है, जो कानून पे लिखा है उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट कोई आविष्कार नहीं किया, नया कुछ आविष्कार नहीं किया, ये कोई इनोवेटिव जजमेंट नहीं है इसके ऊपर। अनूठा नहीं है वो केशवानंद भारती की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टाइप कोई जजमेंट नहीं है, सीधी कानून में जो लिखा है वही कहा है। लेकिन उसको भी लेके आज कानून में जो लिखा है इसको पढ़ाया जा रहा है, सरकार को सिखाना जा रहा है, एक तरह से सिखाया जा रहा है। राज्यपाल का भूमिका देखिए, बंगाल में 2 विधायक अभी चुन के आए थे, राज्यपाल उसमें अड़े हुए थे कि उनका राजभवन में ही उनका वो शपथ होना है। तो इसलिए आप कभी सोचा है कि स्पीकर विधानसभा में जो विधायक, वहां पे स्पीकर उसको ओथ दिलाएंगे, राज्यपाल लड़े है कि ना उनका वहां जाना पड़ेगा? पता नहीं। राज्यपाल के बारे में तो बहुत सारे शिकायत आ चुका है, खास तौर पे महिला घटित शिकायत आ चुके हैं। अभी तो राज्यपाल है, इसके लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2 विधायक है, विधायक में एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस भी है। पता नहीं राज्यपाल क्यों अड़े हुए थे कि राज्य भवन में ही उसको ओथ दिलाना है। फाइनली जाके विधानसभा में स्पीकर, उन्होंने फिर भी जब उसको मानना पड़ा तब उन्होंने कहा कि डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। तो डेप्यूटी स्पीकर ने फिर बोला मैं तो नहीं कर सकता, अगर स्पीकर नहीं बोलते हैं। तो फाइनली उन्होंने तुम स्पीकर के ऊपर, फाइनली स्पीकर नहीं। फिर राज्यपाल अभी तक माना नहीं है। उन्होंने फिर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा कि हमको इग्नोर किया गया, हमको अपमान किया गया। तो जो साधारण नियम, ये क्या अभी भी राज्यपाल जो है उसको सिखाना पड़ेगा कि क्या है, कैसे ओथ होता है। ये पार्लियामेंट में कहा गया कि अगर स्पीकर का चेंबर में, राज्य लोकसभा का चेंबर में नया सांसद अगर ओथ नहीं लेंगे, अगर द्रौपदी मुर्मू कहेंगे कि हमारा यहाँ आके ओथ लेना है, ऐसे कोई हो सकता है कोई नियम?
लेकिन इसके ऊपर किसी बड़े नेता, इसका कोई बयान नहीं आ रहा है, ना तो बीजेपी वाले बड़े नेता कुछ बह रहा है। एक लास्ट बात मैं कहूंगा इसके ऊपर, भले बाद में आप लोगों को चर्चा करना चाहिए कोई बड़ा रकम से, कि अभी भारतीय जनता पार्टी, शायद कोई कमेंट नहीं कर रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको कहता है अभी एक हेडलेस चिकन है, हेडलेस चिकन। 30 जून उसका अध्यक्ष का पद समाप्त हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि जब तक नया अध्यक्ष होगा नहीं तब तक ये कार्रवाई चलता रहेगी, करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसका सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड भी नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी, क्योंकि अगर अध्यक्ष का पद खत्म हो गया तो सारे पार्टी का पद, सब पद खत्म हो गया है। एक पार्टी चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड से चुना हुआ नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी से चुने हुए नहीं है, वो एनडीए के लीडर से चुने हुए नेता है। ये तो अद्भुत जो शुरू ही हो रहा है कि गैर कानूनी काम से, इसका सारे काम तो गैर कानूनी होगा, कानून तो नहीं होगा ना। तो ये अद्भुत एक चीज, वही जो इलीगल, इलेजिटिमेट एक्चुअली कहना चाहिए, इलेजिटिमेट जो सभापति है, उन्होंने अभी किसी लोग को नियुक्ति का भी पत्र दे रहा है। ये अजीब, कोई नियम नहीं है, मतलब है प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे वही कानून है, बाकी और कोई क्या कानून किताब में क्या लिखा है वो कानून नहीं है। धन्यवाद। जी जी, आपको शायद जाना दादा, आप अगर निकलना दादा, जो देश के संविधान को, जो देश के संविधान को नहीं मान रहा, पार्टी के संविधान को कैसे मानेगा, क्यों मानेगा? मेरी मर्जी जो आप कह रहे हैं उसी पे चलेगा। विवेक सर, आपकी टिप्पणी जो मैंने सवाल किया। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट। जी जी, हाँ बिल्कुल, कानून जो है वो अपोजिशन के लिए है, मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए कोई कानून नहीं है। ये बात बार बार स्पष्ट हुई है। देखिए, आप याद कीजिए, राफेल डील का हमने मामला देखा, उसमें सील्ड कवर का एक नया कल्चर वहां से शुरू हुआ है। मतलब आप हर चीज को सील्ड कवर में अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन में जो हुआ वो तो बहुत अद्भुत है, सारा का सारा पैसा वापस आ जाता है, और जो मतलब लोगों ने अपना ब्लैक मनी उसमें व्हाइट करने का जो एक उसको जरिया बनाया डिमोनेटाइजेशन का, ऐसा लगता है कि कोई बीजेपी का अपना ही एक स्कीम था ये, कि जो आपका ब्लैक मनी है आप उसको व्हाइट करवा दो। जो 2.5 लाख का लिमिट था, उसके बाद ये भी कहा गया है जब 2.5 लाख का लिमिट था तो लोगों ने अपने पैसे ब्लैक मनी अलग अलग लोगों के अकाउंट में 2.5 लाख डिवाइड करके डिपॉजिट कर लिए किसी और के अकाउंट्स में, जिनके ऊपर शक न जाए, जिनके अकाउंट में केवल 2.5 लाख रुपए दिखे, और उसके फिर 2.5 लाख के लिमिट पर उनको इंक्वायरी नहीं होने वाली थी। 2.5 लाख से ऊपर अगर जमा होता है तो उसकी इंक्वायरी होने वाली थी। तो लोगों ने बिल्कुल बहुत ही शातिर तरीके से इसका इस्तेमाल करके अपना ब्लैक मनी व्हाइट करवा लिया। ये कहा गया था कि इसकी इंक्वायरी होगी बाद में, क्या हुआ उसका? डीमोनेटाइजेशन होकर अभी 8-9 साल हो गए, क्या उसकी इंक्वायरी हुई? कुछ हुई? वो ब्लैक मनी व्हाइट कैसे हुआ, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं, क्योंकि इनका अपना ही स्कीम था। ऐसा शक इन पर हम जाहिर करें तो ये फिर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये इनका अपना ही स्कीम था, इनके ही लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ये मानने के लिए बहुत बड़ा बेसिस है ये, क्योंकि आपने इसका इंक्वायरी करवाया नहीं। अयोध्या में जो हुआ, अयोध्या में जिस तरह से, वो तो आज इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, वो तो अपने आप में अलग स्कैम है, लेकिन राम मंदिर बनाने का ठेका जिसको आपने सारे गुजरातियों को वहां ठेके दिए, वहां पर जो सड़क बनी है, क्या उसकी वो जो राम मंदिर में जो पानी गल रहा है ऊपर से सीलिंग से, और फिर सड़कों पर जो गड्ढे पड़े हैं, उसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? कराइए सीबीआई इंक्वायरी। बनारस में भी सारे ठेके गुजरातियों को मिले, बनारस में भी सारे ठेके गुजरातियों। जी, आपकी सरकार है वहां पर, आपको किसने रोका है? वहां तो परमिशन की जरूरत नहीं है, योगी जी को बोलिए परमिशन दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी कराइए। भाई इतने बड़े गड्ढे सड़क पर आपने लोगों के घर उजाड़ कर, लोगों के घर तोड़कर वहां पर सड़क बनाई है, लोगों को अनाथ बनाकर आपने सड़क बनाई है। उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं कराते आप? क्योंकि आप ही के लोग हैं, आप उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो कौन कॉन्ट्रैक्टर है? तो ये सारा डबल स्टैंडर्ड वाला मामला है। आपने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? तो ये लोगों ने इस गेम को समझ लिया है, लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि ये सिर्फ अपने
विरोधियों को टारगेट करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी ने ठीक कहा कि मोदी जी कुछ नहीं है, मोदी जी के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक है मार्केटिंग और दूसरा है डर। मार्केटिंग का भी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होता है और डर का माहौल, डर भी एक लिमिट तक लोग डर के मारे लोग कुछ नहीं करते, लेकिन एक लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद लोग डरना भी बंद कर देते हैं। वो स्थिति आ गई है, उस स्थिति में जनता पहुंच गई है। इसलिए अब लोग जो निडर होकर सामने आ रहे हैं, जिसका एक नतीजा लोकसभा में हमने देखा, आने वाले समय में अगर इनका यही चलता रहा, इसी तरह से काम करते रहे, तो और भी बहुत कठिन परिस्थितियों को इनको सामना करना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत अगर वो महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो इसी रास्ते पर आगे चलते जाएंगे। अब तो क्या हो गया है कि आपने सभी को दुश्मन बना लिया है, आपने आरएसएस को भी दुश्मन बना लिया है, आपने अपने पार्टी के लोगों को भी दुश्मन बना लिया है। इसीलिए तो लेजिस्लेचर पार्टी का मीटिंग, पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग नहीं हो रहा है। तो ये जो आपने अंदर ही, बीजेपी के अंदर भी आपने दुश्मन बना लिए हैं, संघ परिवार में भी आपने दुश्मन बना लिए हैं। बाकी अपोजिशन तो जाने दीजिए, वो तो आपके कोई नहीं है, लेकिन ये तो आपके सगे हैं, इनके साथ भी आपने दुश्मनी मोल ली है। अब क्या होगा? आने वाले समय में मोदी जी के लिए कोई अभी रास्ता नहीं बचा है। वो जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं उसमें वो आखिर में अपने आप को अकेले ही पाएंगे। फिर सीबीआई भी काम नहीं आएगा, ईडी भी काम नहीं आएगा। ये सारे जो पिंजरे में, ये जो केज्ड पैरट्स है, ये भी काम नहीं आएंगे। और मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब यही एजेंसियां हम देखेंगे कि शायद मोदी जी जब अपोजिशन में बैठेंगे तो यही एजेंसियां उनके खिलाफ काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही कि जो आप शेर की सवारी है, जब आप नीचे गिरते हैं तो शेर आपको खा जाया करता है। आप ठीक है। संजीव सर, ये जो बात करते हो, चश्मा ही उनके पास सीबीआई या जो एनसी है इस तरीके, क्योंकि चश्मा ही नहीं है, उसको सिर्फ विपक्ष दिखता है, बाकी नहीं। आपकी टिप्पणी सर संजीव। हाँ बिल्कुल, और आपने एक बात कही कि शेर का जो है वो अभी का जो अपना विपक्ष है, उसने पीएमएलए एक्ट वगैरह को यदि नोटिफाई नहीं किया होता तो बचा होता उससे। कम से कम विपक्ष की दुर्गति से भी इनको सीख लेना चाहिए, विपक्ष के नेताओं पे कि चीजें पलट करके भी आ सकती है, और ऐसा हुआ भी है जब उसके पहले रहा है। एक जो संस्था और है जिसके क्षरण को लेकर के बड़ी चिंता होती है, वहां बंगाल से ही राज्यपाल महोदय आकर बैठ गए हैं, वो है उपराष्ट्रपति। जी जी। अब देखिए, राज्यसभा के कार्यवाही को आपको सुनने का मन नहीं करेगा, नहीं करता, सही कह, बोलता ही नहीं है, सिर्फ वो बोलते हैं। हर नेता को, छोटा से बड़ा जो भी नेता हो, इंटरवेन करते हैं, लगातार इंटरवेन किए जाते हैं हर विषय के ज्ञाता के तौर पे। कैसी स्थिति हो जाती है, तो वो वहां भी जब थे, बंगाल में भी थे, तो जिस तरह से वो टकराए, उनके ऊपर पूरा हाथ रहा, उसका इनाम मिला, वो राष्ट्रपति हुए। हो सकता है कि राष्ट्रपति के एक दूसरे, आज उनका आलेख है एक्सप्रेस में ही है, वो है हरिवंश जी, पत्रकारिता की बिरादरी से आए हैं, प्रदीप दा के तो दोस्तों में होंगे, हो सकता है। आज देखिए आज उनका एक लेख आया है। जी जी बिल्कुल, और आज उनका एक लेख आया है। अब वो देखा मैंने अब वो कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई पूरी जो लोकसभा की कार्रवाई और उस पर बात कर रहे हैं, वो सारी जिम्मेवारी विपक्ष के ऊपर डालते हुए, और वो उसके लिए माहिर रहे हैं। कभी एक जमाने में काटजू ने उंगली उठाई थी बिहार के पत्रकारिता के ऊपर, जस्टिस काटजू ने, तो पूरा प्रभात खबर में तब थे वो, और लाइन में लगे थे, उसके बाद ही वो राज्यसभा में आए। तो पूरा प्रभात खबर का फ्रंट पूरा उसके सरकार के पक्ष में उसके कि कैसे पत्रकारिता जो है, और हम आप जानते हैं कि बिहार में पत्रकारिता की क्या स्थिति रही है, किस तरह से नकेल उस पर बना। तो ऐसे लोग संस्थाओं में जाएंगे, ऐसी प्रवृत्ति खास करके जब शीर्ष पर है तो ऐसी स्थितियां, ऐसी घटनाएं। लेकिन सही है कि जनता ने सबक दिया है, जनता ने चमक छीन ली है। संजीव जी, आपको याद होगा कि हम लोग चुनाव के बहुत पहले से बात करते रहे हैं कि लोकप्रिय सत्ता जाती है, उसका एक बड़ा गुण होता है, एक तो बाहर बड़ा झंझावात हो, बड़ा आंदोलन हो, और दूसरा कि पार्टी के भीतर जो लीडरशिप है वो रिवॉल्ट करे। जी जी। तो जिसने चमक नहीं पाई, चमक इन्होंने खो दी। जिसने चमक नहीं पाई वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, इंटरनल। मैं जो गडकरी की बात कर रहा हूं, मैं राजनाथ सिंह की बात कर रहा हूं, मैं अन्य नेताओं की बात कर रहा हूं,
जो वॉइस नहीं बना। यदि उन्होंने वॉइस बना लिया होता तो पोस्ट इलेक्शन भी हो सकता है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, और प्री इलेक्शन बना लिया होता तब भी चीजें जो है डिफरेंट होती। तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रदीप सर, आपकी अंतिम टिप्पणी, आपकी फाइनल। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही जो संजीव सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अब आवाज ही उठना बंद हो गई। आप जो आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है, पार्टियों में किसी मसले पर ना राय है, ना शुमारी है, ना बात है, ना चीत है, और यदि कोई बोलने की कोशिश करता है तो ये दो जो आपने जो गुजराती बंधुओं की बात की कि हर तरफ ठेके ही ठेके, वो जो व्यापार ही व्यापार, वैसे ही राजनीति को भी उन्हें व्यापार और एक पूरे का पूरा डिक्टेटर के तौर पर आंतरिक भी लोकतंत्र खत्म। प्रदीप सर, लेकिन इसका जो संजीव जी कह रहे हैं उसका एक असर और हुआ है। एक तो चमक उन लोगों की खो गई है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो आए थे तो ये था कि कांग्रेस खत्म करने के लिए आए थे। ये देश के राजनीतिक क्षेत्र से कांग्रेस को खत्म करने के लिए। एक्चुअल में आप देखेंगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी अब हो गई। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत जो असल में आप देखेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत बनने जा रहा है। बीजेपी की सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी का कोई नेता बचा ही नहीं है। अगर आप सीतारमण को, फाइनेंस मिनिस्टर को, पीयूष गोयल को, धर्मेंद्र प्रधान को, या आप और नाम ले लीजिए, इन लोगों को मानते हैं तो बात अलग है। बाकी तो बाहर से आए हैं। जो अब हरदीप पुरी हो, चाहे वो अनिल वैष्णव, क्या नाम है, अब तो मंत्रियों का नाम भी याद नहीं रहता ना, पहले साल हम लोग बचपन से याद रहता था। तो अब वो जो लोग है वो ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, फिर कुछ कांग्रेस से आए हैं, कुछ समाजवादी से आए हैं। तो बीजेपी का जो सेकंड लाइन है, जबकि कांग्रेस का सेकंड लाइन जो कमजोर हो गया था पिछले 10 साल में, वो अब मजबूत बन गया है, काफी मजबूत है। चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे आपका झारखंड में हो, चाहे मतलब एक अच्छी लाइन मिल गई है। और कर्नाटक इनके भारत यात्रा के बाद साउथ में भी एक आप देखिए डेवलप किया पूरी लाइन। जो आप कह रहे थे कि एक हमको गाना याद है अमर प्रेम का, जब माझी ना डूबो तो फिर कौन बचा है। तो देश का माझी जब ना जब सावन आग लगाए तो बहुत बढ़िया गाना उसका। हर यही कि जब यही करने लगेंगे तो फिर बाकी साला बच्चे, हम लोग को यही लग रहा था कि ये सरकार ऐसी आई है कि खुद डुबो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को डुबो रही है, कानून को डुबो रही है, नीति को डुबो रही है, भारत की 70 साल की परंपराओं को डुबो रही है। विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो है वो चीन के प्रेसिडेंट का झूला झूला रहे हैं, जो प्रोटोकॉल उसको नष्ट करके इस्लामाबाद उतर रहे हैं बिरयानी खाने के लिए। तो और जिस तरह वो गले मिलते हैं, जिस तरह मिलते हैं, वो अजीब लगता है। ताली ठोक के जब प्रधानमंत्री स्टेज से बात करने लगे तो फिर कौन नाव बचाएगा इसको। सीबीआई को खा गए आप, ईडी को खत्म कर दिया, ईडी के आपने जो ऋण की हड्डी थी उसको खत्म कर दिया आपने, सीबीआई की ऋण की हड्डी खत्म कर दिया आपने, इलेक्शन कमीशन की ऋण की हड्डी को खत्म कर दिया आपने। पॉलिटिक्स का जो लोकतांत्रिक प्रणाली बने, चुनावी प्रणाली थी, उस चुनाव प्रणाली को आपने खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर आप डीपली सोचेंगे संजीव जी, मजाक का ये बात नहीं है, अगर आप डीपली, इत्तेफाक से दोनों संजीव जी, अगर आप डीपली सोचेंगे तो हम लोग बहुत खतरनाक दौर में पहुंच गए हैं। ये जो पूछ रहे हैं क्यों खुश हैं लोग हारने के बाद, ये सरकार तो हम बनाए, इनको नहीं पता कि हम लोग इसलिए खुश हैं कि देश गर्त में जाते जाते बच गया है। ये बनारस से हार रहे थे जी। मैं कहीं चैनल पे 4 तारीख को बैठा था, मैंने कहा तो एंकर मेरे पे बमक गए कि मैं वहां से होके आया हूँ 3.5-4 लाख। मैं बनारस हमेशा बलिया जाता हूँ, बनारस होकर जाता हूँ, बनारस से संपर्क है मेरा। बहुत खपा है, बनारस को इन्होंने नष्ट कर दिया है, अयोध्या को उन्होंने नष्ट कर दिया है। और अयोध्या में इनके नष्ट करने का जो खामियाजा भुगत रहा है, वो जो बेचारा बीजेपी का वन ऑफ द बेस्ट लोगों में से 4-5-10 जो बेस्ट है, वो लल्लू सिंह, उनको मैं मानता हूँ, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती परिचय है। वो आदमी मारा गया क्योंकि वो मतलब न वो दूसरे टाइप के आदमी थे हैं। तो इसलिए चक्कर में ये और साहब फिर घूम रहे हैं, उसी से मस्ती से वो बने ये बने। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब बागडोर बागडोर दो लोगों के हाथ में है। लास्ट शासन, देश की बागडोर इस समय 2 लोगों के हाथ।
एक तो नीतीश कुमार के हाथ में है और एक चंद्रबाबू नायडू के हाथ में। नीतीश कुमार का हमको भरोसा नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इज वेरी शार्प कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन। हम 20-25 साल से देख रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, हैदराबाद तक उनके साथ गए हैं। जब वो अब वो कुछ कर सकते हैं, बागडोर उन्हीं के हाथ में, मोदी और शाह के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। अब उम्मीद जो बची है वहीं कहीं बची है कि इन लोग को कुछ करना चाहिए। और दूसरी जो आपने बात कही, राम, अब तो मुंह से निकलना बंद हो गया, तो जय जगन्नाथ होने लगा है और राम का नाम ही बंद हो गया। बनारस और अयोध्या के वो आप देखिए ना, मास्को में भी जय जगन्नाथ की बात उन्होंने कही और रात में शायद फिर वो बलिया में जगन्नाथ यात्रा निकालेंगे। बलिया में जगन्नाथ यात्रा में दंग रह गया, मैं बलिया का अब सीधे सब प्रोडक्ट की तरफ नहीं, फैक्ट्री की ओर जा रहे हैं। मतलब राम अवतार की ओर नहीं, सीधे विष्णु की ओर जा रहे हैं। तो एक शानदार, एक जानदार चर्चा के लिए प्रदीप सर आपका, संजीव सर आपका और हमारे पूर्व के जो पैनलिस्ट हमसे जुड़े हुए थे, चाहे वो विवेक सर हो या दादा हमारे रहे हो, उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा अच्छी चर्चा के लिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही पैनलिस्ट की ओर से निकल कर आता है कि जनता है वो सब जानती है और जनता ने जो दुरुपयोग है सत्ता का, चाहे दुरुपयोग हो चाहे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो, उनको लेकर जवाब देना शुरू कर दिया है। भले ही ये नहीं मानते हो या नहीं मान रहे हो, और जवाब आ रहा है और ये जवाब आने वाले दौर में और ताकत के साथ आएगा, सख्ती के साथ आएगा। और जब आएगा तो यही संवैधानिक संस्था है जिनका आज दुरुपयोग हो रहा है, कल शायद इन्हीं के खिलाफ वो उपयोग करती नजर आए। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस डिबेट कैसी लगी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।